मिस्टर जॉन फ्रैंक बड़ी शानदार शख्सियत के मालिक थे। सुरख चेहरा, दराज कद जिस्म बहुत ही खूबसूरत था। हालांकि बाल सब सफ़ेद थे। वैसे मैंने यहाँ ये बात ख़ास तौर से महसूस की। उम्र वो हैसियत नहीं रखती जो हमारे अपने वतन में है, और इसकी बुनियादी वजह भी किसी हद तक समझ में आती है। यहाँ ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इंसान को इंसानों की तरह जीने का हक था, और हमारे यहाँ मुसाइब शख्सियत को पता नहीं क्या से क्या बना देती हैं। बहरहाल मिस्टर जॉन फ्रैंक ने उठकर मुसाफिया किया और मुस्कुराते हुए बोले, कहो नौजवान, कैसे हो? मैं तुम्हारा पहला खेल तो नहीं देख सका, लेकिन उसके बाद जो यादें तुम ब्लैक बर्ड क्लब में छोड़ आए हो उनकी तफसीलात मेरे कानों तक पहुंचती रही हैं। ब्लैक बर्ड क्लब क्यों आना जाना छोड़ दिया? नहीं सर, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। बस चूंकि मैं वहाँ का बाकायदा मेंबर नहीं हूँ। पहले भी मुझे मिस्टर बेकर वहाँ अपने कार्ड पर ले गए थे, और तुमने वहाँ जाकर तहलका मचा दिया। मिस्टर जॉन फ्रैंक हंसते हुए बोले, फिर कहने लगे, वैसे तुमने शतरंज कहाँ से सीखा? बस अपने घर से ही, मैंने सादगी से जवाब दिया। मैं अब अफसोस करता हूँ कि मैंने तुम्हारा खेल क्यों ना देखा, लेकिन खैर अब इसका एक मौका आ गया है। तुमसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मिस्टर जॉन फ्रैंक, क्यों ना गुफ्तगू डिनर के बाद रखी जाए? अलियास हुसैन ने मदाखलत की। हाँ हाँ बिल्कुल, बस क्या करूँ, जज्बाती हो रहा हूँ, वरना ये बात तो पहले ही से तय हो गई थी कि बातचीत डिनर के बाद होगी। मिस्टर जॉन फ्रैंक ने कहा, कोई हर्ज नहीं है, आपका घर है, जब तक दिल चाहे यहाँ गुफ्तगू करें, लेकिन डिनर का टाइम निकल गया तो फिर खाने का लुत्फ जाता रहेगा। डिनर टेबल पर मिस्टर जॉन फ्रैंक, मैं, अलियास हुसैन साहब, नगमा बाजी और मिसेज अलियास थी। बड़ा पुरतकल्लुफ़ खाना था। वैसे यहाँ हमेशा ही खाने का बड़ा एहतमाम होता है, ख़ास तौर से डिनर पर। दिन का खाना बस यूं ही सादगी से खा लिया जाता था, लेकिन डिनर पर इत्तफाकिया तौर पर कोई ना कोई मेहमान आ ही जाता था। आज भी उतना ही एहतमाम था, और मिस्टर जॉन फ्रैंक बड़ी फ़राग दिली से मशरक़ी खानों की तारीफ़ कर रहे थे। इसके बाद ये सिलसिला ख़त्म हो गया और हम दूसरे कमरे में आ बैठे। मिस्टर जॉन फ्रैंक ने कहा, माय डियर सन, मैं अलियास हुसैन को सारी तफसीलात बता चुका हूँ। ये मुकाबला बड़ी अहमियत का हामिल है। इससे पहले जो कुछ हुआ था वो सरसरी नौयत रखता था, लेकिन इस बार चूंकि फ्रांस की मोज़ील आरसाना आई हुई हैं, और मोज़ील आरसाना बैनुल-अक़वामी शातिर हैं और दुनिया के बेशतर ममालिक में खेल कर अपना लोहा मनवा चुकी हैं। पिछले 1.5 हफ्ते से ब्लैक बर्ड क्लब में उनके मुकाबले हो रही हैं, और उन्होंने तकरीबन तमाम ही शतरंज खेलने वालों को हरा दिया है। इत्तफाक से किसी ने तुम्हारा तज़किरा कर दिया और मेरे जहन में तुम्हारा नाम आ गया, और फिर मैं ही नहीं बल्कि 5 बड़े बड़े आदमी इस मसले में दिलचस्पी ले रही हैं, और मुझे उनकी तरफ से हदायत की गई है कि मैं तुम्हें खेलने की दावत दूं। लेकिन अगर तुमने कहीं मोज़ील आरसाना से अच्छा खेल खेल लिया तो यूं समझो शतरंज की दुनिया में तुम जो हैसियत हासिल करना चाहते हो उसकी दागबेल पड़ जाएगी, और उसके बाद तुम्हें जो शोहरत मिलेगी उसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने सादगी से मिस्टर जॉन फ्रैंक का चेहरा देखा और फिर अलियास हुसैन की तरफ, और फिर आहिस्ता से कहा, मिस्टर जॉन फ्रैंक, अंकल अलियास हुसैन यूँ समझ लीजिए कि मेरे मास्टर हैं। मुझसे जो काम भी लिया जाए उसके सिलसिले में अंकल अलियास हुसैन ही फैसला कर सकती हैं। अगर उनका हुक्म हुआ तो मुझे भला खेलने में क्या एतराज़ होगा? बेटे, मेरी तो दिली ख्वाहिश यही है। और फिर जैसा कि मैंने तुम्हें बता दिया था कि अपनी कुछ अजीब सी मसरूफियात की वजह से मैं अभी उस काम का आगाज़ नहीं कर सका जिसका वादा करके मैं पाकिस्तान से तुम्हें यहाँ लाया था। और मैंने ये भी कहा था तुमसे कि फ़रागत हासिल होते ही मैं अपनी कोशिशें शुरू कर दूंगा, लेकिन तुमने अपनी ज़ाती कोशिशों से वह मुकाम हासिल कर लिया है कि मिस्टर जॉन फ्रैंक जैसी शख्सियत तुमसे रुजू करने पर मजबूर हुई। मेरा मतलब है कि मेरी तरफ से तुम्हें खुशी के साथ इजाज़त है। फौरी तौर पर तैयारियां करो, और मेरा ख्याल है कल ही ब्लैक बर्ड क्लब में खेलो। ठीक है अंकल, मुझे एतराज़ नहीं है। तो फिर कल 7:30 बजे मैं क्लब में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जल्दी आना, इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ लोगों से तुम्हारा तारुफ कराया जाएगा, और 5 ऐसे बड़े नाम जिन्हें मिस्टर अलियास हुसैन जानते हैं तुमसे मुलाकात करेंगे। बस यूँ समझ लो कि इसके बाद तुम्हें जो शोहरत हासिल होगी उसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा। जॉन फ्रैंक ने कहा। मैं हाजिर हूँ, मैंने जवाब दिया। मिस्टर जॉन फ्रैंक थोड़ी देर के बाद चले गए, लेकिन अलियास हुसैन सबकी मंडी लगाकर बैठ गए, और उन्होंने अजीब से अंदाज में मुझसे गुफ्तगू शुरू कर दी। तकदीर जब साथ देती है ना, तो यूँ समझ लो कि हालात खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। जो काम मैंने अभी तक शुरू भी नहीं किया वो खुद ब खुद शुरू हो चुका है। अरे
वो 5 नाम जिनका हवाला मिस्टर जॉन फ्रैंक दे रहे हैं, यूं समझ लो लंदन के दिल हैं, बहुत बड़ी बड़ी हैसियतों के मालिक, बड़े बड़े सरमायादार जिनकी अरबों रुपए की जायदाद और दौलत वगैरह है। शतरंज का खेल दरअसल उन्हीं लोगों का खेल है, और अगर तुमने उनके दरमियान रसाई हासिल कर ली तो यूं समझ लो कि फिर मुझे तो हाथ पांव हिलाने की ज़रूरत ही ना पेश आएगी। ये खुद ही तुम्हारे सिलसिले में सब कुछ कर देंगे, मगर बहुत होशियारी से खेलना होगा। मोज़ील अरसाना का नाम मैंने भी सुना है भाई, इतने बड़े खिलाड़ियों में से है वो कि हम जैसे लोग तो उसके सामने खड़े होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। काश अगर तुम उसके साथ भी अपना वही कारनामा दिखा दो जो आज तक तुम दिखाते रहे हो, तो बस यूं समझ लो अकेल के मज़ा ही आ जाएगा। और फिर मोज़ील अरसाना, मैं कहता हूँ बस तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। अलियास हुसैन साहब बहुत मुस्तरिब नजर आ रहे थे। नगमा बाजी भी इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रही थी। बाकी और कोई नहीं था जो मेरे इन मामलात से दिलचस्पी रखता। अलियास हुसैन साहब के दिल में खुदा ने वाकई मेरे लिए बहुत मोहब्बत डाल दी थी, और वो मेरे लिए बिल्कुल अपनाइयत रखते थे। बाहर तौर में खुद भी थोड़ा सा मुतासिर हुआ, और दूसरे दिन के खेल के बारे में मैंने कुछ मखसूस तरीक़ाकार अपनाने का फ़ैसला किया। दुनिया बेवकूफ़ नहीं होती। खेल के दौरान जब तब्दीलियाँ रूनमा होंगी तो उन्हें महसूस किया जाएगा, और अब चूंकि मैं अपने आप को महसूस कर चुका था और हमाद यमनी सिलसिले में मेरे दस्ते राज थे, तो फिर मुझे थोड़ा सा सोच समझ कर काम करना था। रात को ना जाने कब तक मैं अपनी किसी ऐसी तकनीक के बारे में सोचता रहा जिसे इस्तेमाल करके मैं किसी को अपने खेल पर शुबा ना होने दूं। फिर दूसरा दिन घर पर ही गुजरा, और आज के दिन कोई ऐसी खास बात नहीं हुई। एजाज भी इत्तफाक से नहीं मिला, होगा किसी चक्कर में। वैसे उसकी तरफ से बाज़ औक़ात मुझे तशवीश होने लगती, क्योंकि मामला अंकल अलियास हुसैन का था, और इस घर से मुझे अब काफ़ी उनसियत हो गई थी। अगर उसके करतूतों के बारे में मैं अंकल अलियास हुसैन को बता दूं तो एजाज से दुश्मनी कुछ और बढ़ जाएगी। वैसे भी मेरा अंदाज़ा था कि मेरी उससे दोस्ती तो किसी सूरत में हो ही नहीं सकती। वह जिन रास्तों का राही था, मुझे उनसे नफ़रत थी, और फिर उसने जो तरीक़ाकार इख्तियार किया वो बहुत घटिया था। ये सच था कि अगर कोई और मुझसे इस किस्म की कोई फजूल बात करता तो शायद मैं उसकी ठुकाई कर देता, लेकिन एजाज का मसला मुख्तलिफ था। खैर, इस मौजू पर कभी गहराई से सोचकर इस पर कुछ न कुछ अमल किया जाएगा। आखिर मैं यहाँ रह रहा था, यहाँ का खा रहा था, इन लोगों की मोहब्बतों का मरकज़ था, तो मेरे भी कुछ फ़राइज़ थे। गो मेरी पोशीदा कुव्वतें अब मेरे इल्म में भी आ चुकी थी, लेकिन यह भी एक गहरा सच है कि मैं इन्हें हर जगह इस्तेमाल नहीं कर रहा था, और इसकी बुनियादी वजह यह थी कि वो बस बंदर के हाथ भेड़ लग जाने वाली बात नहीं थी, बल्कि सोच समझकर अपनी उन कुव्वतों को भी इस्तेमाल करना था। अगर इस सिलसिले में बेएहतियाती हो गई तो फिर नुकसानात उठाने पड़ेंगे। मैंने दूसरे दिन अंकल हमाद यमनी को टेलीफोन किया, लेकिन दूसरी तरफ से फ़ोन रिसीव नहीं किया गया। शाम को 5-6 बजे अंकल अलियास हुसैन भी आ गए, और मैंने उनसे हमाद यमनी के बारे में कहा तो वो कहने लगे, भाई सुबह से 3-4 बार फ़ोन कर चुका हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया है, घर से गायब है। वैसे क्या ख्याल है किसी को भेजकर मालूमात करा लूँ? कोई हर्ज तो नहीं है? मैंने जवाब दिया, ड्राइवर को भेजे देता हूँ, अगर मिल गए तो बुला ही लेता हूँ, काफ़ी दिन से मेरी भी मुलाकात नहीं हुई है। ड्राइवर ने वापस आकर बताया कि प्रोफेसर हमाद यमनी के घर ताला पड़ा हुआ है और वो मौजूद नहीं है। अब मजबूरी है, पता नहीं कहाँ चला गया। खैर, जाहिर है उसके अपने मामूलात होते हैं। बस अब तुम तैयार हो जाओ। मैं तैयार हो गया। ठीक 7:30 बजे मैं अंकल अलियास हुसैन के साथ ब्लैक बर्ड क्लब में दाखिल हो गया। यहाँ पर मिस्टर बेकर और कैथराइन ने मेरा इस्तकबाल किया। मिस्टर बेकर से रब्ता कायम हो चुका था और अंकल अलियास हुसैन उन्हें तफसीलात बता चुके थे। फिर मिस्टर जॉन फ्रैंक ने मेरा इस्तकबाल किया और इसके बाद मैं क्लब में दाखिल हो गया। बिलाशुबा मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरी पजीराई इस तरह होगी। बेशुमार लोगों ने मुझसे मुलाकात की और फिर उन 5 बड़े लोगों से भी मेरी मुलाकात कराई गई जो बहुत ही शानदार शख्सियतों के मालिक थे और अंदाज़ा होता था कि वाकई बड़े आदमी हैं। अलबत्ता उनकी निगाहों में मेरे लिए कुछ शकूक व शुबहात के तासुरात थे। गोया उन्हें इस बात का यकीन न हो कि मुझ जैसा लौंडा मोज़ील अरसाना से खेल सकता है। मोज़ील अरसाना 8:30 बजे क्लब में दाखिल हुई थी। देखने दिखाने वाली चीज़ थी। कद तकरीबन 6 फुट 2 इंच, जिस्म उसी मुनासबत से गुदाज और दिलकश, पूरे वजूद में चेहरा एक अजीब सी नौइयत का हामिल, चौड़ा चकला और ठोड़ी में इतना गहरा गढ़ा कि किसी गहरे जख्म का निशान मालूम होता। आंखें बहुत बड़ी बड़ी और उनमें एक वैश्याना चमक। होंठों की तराश भी बहुत ही सफ़ाक किस्म की थी।
वो औरत से ज़्यादा ज़माने कदीम की कोई मलका मालूम होती, कोई वैशी मलका। उसका इस्तकबाल करने वालों का हजूम उसके सामने था और बड़े एहतराम से उसे खुशामदीद कहा जा रहा था। मैं दूर से उस औरत का जायज़ा लेता रहा। यहाँ तो तमाम शख्सियतें ही अजीबोगरीब नौयत की हामिल थीं। गुरु आचार्य जी क्या कम चीज़ थे कि अब यह मैडम मोज़ील अरसाना। बहरहाल मेरा उनसे सामना होने वाला था और उन्हें दूर से ही देखकर अपने आप को मैं तो उनसे शतरंज के मुकाबले के लिए तैयार करने लगा था। मुझे दिल में हंसी आ रही थी। मैं ज़बरदस्ती शतरंज का खिलाड़ी बन गया। हालांकि अगर क्रिकेट खेली जा रही होती और मुझे पिच पर खड़ा कर दिया जाता तो वो भी मैं इसी तरह खेलता। मैं बॉलिंग करता और मध्य मुकाबिल को हुक्म देता कि वो उस गेंद को विकेट में जाने दे तो वो बल्ला नहीं हिला सकता था। अब मुझे अपने आप से इस कदर वाकफियत हासिल हो चुकी थी। क्लब के मोअज़्ज़िज़ीन और शतरंज के शायकीन मोज़ील अरसाना से गुफ्तगू कर रहे थे। फिर शायद उसे मेरे बारे में बताया गया और वो लंबी गर्दन उठाकर मुझे देखने लगी। मिस्टर जॉन फ्रैंक मेरी तरफ बढ़े। आओ, उन्होंने मुझसे कहा। अंकल अलियास भी मेरे साथ आगे बढ़ आए। मैंने अलियास हुसैन के चेहरे पर घबराहट के आसार देखे, लेकिन मेरे अंदर बेपनाह एतमाद था। मेरे दिल में किसी परेशान कुन तसव्वुर का एहसास भी नहीं था। हम मोज़ील अरसाना के पास पहुंच गए। मिस्टर एलिस फ्रेंडल ने मेरा तारुफ करवाया। ये आकिल रफ़ीक हैं और ये मादाम मोज़ील अरसाना। हेलो। मोज़ील अरसाना की सहर तराज निगाहें मेरी जानिब उठी और उसके दिल का शोंठ मुस्कुराने लगे। फिर उसने मिस्टर एलिस फ्रेंडल की तरफ देखकर कहा, खूबसूरत लड़का, आप इसी के बारे में मुझे तफसीलात बता रहे थे मिस्टर एलिस फ्रेंडल। हाँ मिस अरसाना, कुछ अरसा कबल यही ब्लैकबर्ड में शतरंज के मुकाबले हुए। लंदन के बहुत से बड़े शातिर एक दूसरे से खेले। फाइनल इस नौजवान ने खेला और बिल आखिर जीत गया। क्यों नहीं, क्यों नहीं। शतरंज जिस्मानी खेल नहीं, दिमागी खेल होता है और ये बेहतरीन दिमाग इसी उम्र में परवान चढ़ते हैं। बाद में तो ज़माने के मुसाइब इन्हें गर्दालूद कर देती हैं। अगर आप ये सोच रही हैं मिस्टर एलिस फ्रेंडल कि मैं ये सोचकर इस हसीन नौजवान से कतराऊंगी कि ये बहुत छोटी उम्र का है, तो आपका ये ख्याल गलत है। मध्य मुकाबिल से किसी भी शक्ल में बेखबर नहीं रहना चाहिए। हेलो नौजवान, तुमसे मिलकर मुझे वाकई खुशी हुई है। शतरंज बड़े दिमागों का खेल है और यकीनन तुम एक बड़े दिमाग के नौजवान होगे। शुक्रिया मोज़ील अरसाना, मुझे आपके खेल के बारे में बताया गया है और यकीनी तौर पर उम्र के साथ साथ तजुर्बा भी बहुत बड़ी हैसियत रखता है। ताहम मुझे सिर्फ इस बात की खुशी है कि आप आम खेलने वालों की तरह तंग दिल नहीं हैं और ना ही अपनी शिकस्त से खौफज़दा। जबकि बाज़ खिलाड़ी हार जाने के बाद किराए के गुंडों को इसलिए भेजते हैं कि अपनी शिकस्त का इंतकाम बिसात पर नहीं बल्कि मैदानों और पार्क में या साहिल समुंदर पर ले। मैंने गहरी निगाहों से जैक रोड की तरफ देखा और जैक रोड ने नज़रें चुरा ली। उससे ज़्यादा इस तंज को और कौन समझ सकता था। मिस्टर बेकर भी जैक रोड को कीनातोज़ निगाहों से देखने लगे, लेकिन बात बहुत ज़्यादा गहराई इख्तियार न कर सकी। मोज़ील अरसाना ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ खेल कर खुशी होगी। वैसे शतरंज के खेल के बारे में तुमसे चंद सवालात करना चाहती हूँ। जी। चूँकि अब बराह रास्त मुझे ही मुखातिब किया जा रहा था, इसलिए मेरा पुरएतमाद जवाब देना ज़रूरी था। दूसरे लोग दिलचस्पी से हमारी गुफ्तगू सुन रहे थे। मैडम अरसाना ने कहा, शतरंज के खेल में तुम कौन से सुनहरे असूलों के कायल हो? हर खेल सिर्फ जीतने के लिए खेला जाए और अपनी तमाम तर महारत मध्य मुकाबिल पर सर्फ कर दी जाए। कोई रियायत, कोई एहसास नहीं होना चाहिए। वाह, बहुत खूबसूरत। और मेरा ख्याल है ये आखिरी बात है और यकीनी तौर पर तुम ज़हीन भी हो कि तुमने अपने खेलने के अंदाज के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। तुमसे एक दिलचस्प खेल का आगाज़ अभी चंद लम्हात के बाद हो जाएगा। चलिए बिसात बिछाइए, मोज़ील अरसाना ने कहा। एक शख्स जो गालिबन मोज़ील अरसाना से बहुत ज़्यादा मुतासिर था और उसका अकीदतमंद था कहने लगा, असूली तौर पर मैं उस मुकाबले का मुखालिफ हूँ, क्योंकि हर मियारी और गैर मियारी शख्स के साथ कम अज़ कम इस मियार के इंसान को नहीं खिलाया जाना चाहिए। क्लब के मुकाबलों में जीत इत्तफाक़ी भी हो सकती है, लेकिन मोज़ील अरसाना बैनुल-अक़वामी हैसियत रखती हैं। सॉरी मिस्टर होप, मुझे आपसे इख्तलाफ है। ये भी हो सकता है कि कल के बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में आकिल रफ़ीक भी शामिल हों। आप इनकी बात का एहसास न कीजिए। मैंने हंसकर बात टाल दी। शतरंज जम गई और शायकीन इर्द गिर्द जमा हो गए। चूँकि तमाम ही लोग एक मेज़ पर जमा होकर मुकाबला नहीं देख सकते थे, इसलिए इस मुकाबले को बराह रास्त क्लोज सर्किट पर दिखाने का एहतमाम भी कर लिया गया
और कैमरामैन लोगों को हदायत दे रहे थे। मैं मैडम अरसाना के सामने बैठ गया और इसके बाद खेल का आगाज़ हो गया। मैडम अरसाना ने चाल चली और मैंने यूं ही एक मोहरे को आगे बढ़ा दिया। ये इंतहाई अनाड़ीपन की चाल थी। अरसाना ने इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर सोचा और इसके बाद दूसरी चाल चल दी। मैंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उस चाल का भी जवाब दे दिया। तीसरी चाल मैडम अरसाना ने बड़ी ख़तरनाक चली और अब लापरवाही मुनासिब नहीं थी। मैं कुछ देर शतरंज को देखता रहा और इसके बाद मैंने बड़ी एहतियात से एक और चाल चली। ये चाल भी मेरे लिए शिकस्त का बायस बन सकती थी, लेकिन यहाँ से चूंकि अंदाज बदलने का फ़ैसला किया गया था और इसके बाद मुझे मैडम अरसाना से जो चाल चलवाना थी उससे सूरत हाल में तब्दीली रूनमा हो सकती थी। चुनाचे ये चाल चलने के बाद जब मैडम अरसाना बिसात पर बिखरे हुए मोहरों में नई चाल का इंतखाब करने लगी तो मैंने उनके जहन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। उसका हाथ आगे बढ़ा तो मैंने सख्ती से उसे हदायत की कि नहीं, तुम ये चाल नहीं चलोगी, तुम्हें अपना घोड़ा इस सिमत से आगे बढ़ाना चाहिए। अरसाना अपनी जहनी कुव्वतों से भी काम ले रही थी। यकीनी तौर पर उसके अंदर कशमकश हो रही थी और उसे यह खौफ था कि अगर उसने ये घोड़ा बढ़ा दिया तो उसकी चाल फंस जाएगी, लेकिन करना वही था जो मेरी तरफ से उसे हदायत मिली। चुनाचे घोड़ा आगे बढ़ गया। शतरंज का खेल देखने वालों ने हल्की हल्की आवाज़ें निकाली। गालिबन उन्हें मैडम अरसाना की इस गलत चाल का अंदाज़ा हो गया था। मैंने फील आगे बढ़ा दिया और मैडम अरसाना फिर अपनी चालों में गुम हो गई। इस बार मैंने उसे कोई हुक्म नहीं दिया। चुनाचे उसने अपने बचाव के लिए चाल चली और मैं तयशुदा मंसूबे के तहत अपने प्यादे को आगे बढ़ाने लगा। और इसके बाद फिर मैंने अरसाना को एक गलती करने का हुक्म दिया। जल्दबाजी मुनासिब नहीं थी, शायकीन के लिए थोड़ा सा तफरीही मौका भी फराहम करना था। चुनाचे चंद चालें मैंने ऐसी होने दी जिनसे ना मुझे कोई नुकसान पहुंचने पाए और ना ही उनसे अरसाना की गलत चालों का अंदेशा हो। अरसाना के चेहरे पर काफ़ी संजीदगी तारी हो गई और वह इस अंदाज में भी बेहद दिलकश नजर आ रही थी। बहुत सोचने समझने के बाद बिलाखिर उसने एक और चाल चली और वक्त आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करता रहा। मैंने उससे अपनी चालें चलवा दी कि अब तमाशाइयों के लिए यह फैसला करना मुश्किल हो गया कि दोनों में से कौन कमज़ोर पड़ रहा है। मैंने अपने खेलने के अंदाज को भी थोड़ा सा तब्दील किया और खालिस अनाड़ीपन ही से काम नहीं चला रहा था। लोगों को अच्छा खेल दिखाने के लिए चंद चालें सोच समझकर भी चलनी पड़ी थी। फैसला ये किया था कि आखिर में सिर्फ चंद ऐसी चालें गलत करा दूंगा जो अरसाना के लिए बायस शिकस्त बन जाएं। और इसके अलावा कई मरतबा शतरंज खेल चुका था और मुख्तलिफ लोगों से खेल चुका था। चुनाचे गलत और सही चालों का थोड़ा बहुत अंदाज़ा ज़रूर हो जाता था। अरसाना मेरी पसंद के मुताबिक चालें चलती रही और जब मैंने महसूस किया कि इतना वक्त गुजर चुका है कि अब ये बाजी ख़त्म हो जानी चाहिए तो मेरी तमाम तर तवज्जो एक बार फिर अरसाना के जहन पर मरकूज़ हो गई और मैंने अरसाना से अपनी पसंद की 3 चालें चलवाईं और चौथी चाल पर उसे शह मात दे दी। अरसाना उछल पड़ी। उसने फटी फटी निगाहों से बिसात की जानिब देखा और फिर मेरी तरफ और इसके बाद चारों तरफ से शोर उमड़ने लगा। एक तूफान बुलंद हो गया दादो तहसीन का और अरसाना का चेहरा दहशत से जर्द पड़ गया। वो बिसात को देख रही थी और मुझे, और शायद उसके लिए यह फैसला करना मुश्किल हो गया था कि उसकी हार किस तरह हुई। बहरहाल बाजी ख़त्म हो चुकी थी। अरसाना ने अपने आप को संभाला और फिर इस कदर बेख्तियार हुई कि मुझसे लिपट ही गई। उसने मुझे बेपनाह दाद दी और चारों तरफ से हंगामा आराई हो रही थी। मिस्टर बेकर, जॉन फ्रैंक और अंकल अलियास हुसैन का तो खुशी के मारे बुरा हाल था, क्योंकि मौजील अरसाना को शिकस्त देना एक निहायत मुश्किल काम था। मिस्टर जॉन फ्रैंक ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने बहुत सारे बैनुल अक़वामी मुकाबले खेले हैं। बड़े बड़े शातिरों से मेरा वास्ता पड़ा है। हारती हुई जीती हूँ, लेकिन यह खेल मेरी ज़िंदगी का सबसे अजीब खेल है और मैं ये बात दावे से नहीं कह सकती कि मैं क्यों हारी हूँ, मेरी चालें क्यों गलत हुई हैं। दरअसल ये इतने अनोखे अंदाज का खेल था कि मैं उनकी कोई चाल नहीं समझ सकी और ये एक मद्दे मुकाबिल का साहिराना कारनामा है कि वो सामने वाले को अपने खेल से वाकिफ़ न होने दे। मेरा ख्याल है मिस्टर आकिल रफ़ीक ने यही टेक्निक अपनाई है और इसी पर महारत हासिल की है। अरसाना ने मेरी इतनी तारीफ़ें की कि मेरी मुखालफत करने वाले शर्मिंदा हो गए। फिर उसने मुझे बड़ी पुरखुलूस मुबारकबाद दी। मैं बहुत बड़ी खिलाड़ी नहीं हूँ, लेकिन ये बात दावे से कह सकती हूँ कि आज का खेल मैंने बहुत बड़े खिलाड़ी से खेला है। क्या ख्याल है मौजील, अगर एक बाजी और खेली जाए? जॉन फ्रैंक ने कहा। दिल ये चाहता है कि आकिल के साथ हज़ारों बाजियाँ खेली जाएं, मगर ये इखलाकी असूलों के खिलाफ है।
क्यों? इसलिए कि इन्होंने एक बिल्कुल अजनबी और अनोखी टेक्निक से ये खेल खेला है, और दूसरी बाजी खेली जाएगी तो मैं उस टेक्निक को समझने की कोशिश करूंगी और मुमकिन है वो मेरी समझ में आ जाए। तो उससे क्या होगा? आज के इस खेल के रिजल्ट को मैं बदलना नहीं चाहती। आज की जीत इनकी जीत है, अरसाना ने कहा। आपके ख्याल में दूसरी बाजी आप जीत सकती हैं? ये मैंने कब कहा? आप इनकी जीत बरकरार रखना चाहती हैं? नहीं, पहले मैंने हारने के लिए नहीं खेला था। मैंने पूरी मेहनत की थी और इसके बावजूद हार गई। ये एक सच्ची हार है। हाँ, अगर मिस्टर आकिल ने मुझसे दोस्ती पसंद की तो मैं दोस्ताना तौर पर उनके खेलने के अंदाज को देखने की फरमाइश करूंगी। जॉन फ्रैंक खामोश हो गया और अंकल अलियास हुसैन लोगों के हजूम में घिर गए और मुबारकबादें वसूल कर रहे थे। रात गए हम वापस घर आए और घर में भी अंकल अलियास आराम से ना बैठे। वो खुशी से बेकाबू हो रहे थे। खासी रात गए तक वो हंगामा करते रहे और फिर चची जान ने बमुश्किल उन्हें सोने के लिए उनकी ख्वाबगाह में बंद किया। अंकल अलियास हुसैन का खलूस बेमिसाल था। मेरे ख्याल में अगर रफ़ीक अहमद साहब भी होते तो उससे ज़्यादा खुश नहीं हो सकते थे। बल्कि वो खुश भी ना होते, वो इसी कदर मसरूफ़ इंसान थे। नाश्ता करते हुए उन्होंने कहा, यार बड़ा अजीब मसला है। वो जो कहते हैं कि औलाद बड़ी होकर बाप का नाम रोशन करती है, तो हमारी ज़ाती औलाद को तो चिराग वगैरह जलाने से कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ये रफ़ीक अहमद की औलाद बिला वजह हमारा नाम रोशन कर रही है। क्या मुबारकबाद वसूल की है हमने कल, और वो भी उन लोगों से जो कभी आंख उठाकर किसी तरफ नहीं देखते, और अगर देख लेते हैं तो यूं समझ लो उनकी मरकज़ निगाह रोशनी में चला जाता है। अब तो एक और मसला भी पैदा हो गया है। वो क्या डैडी? नगमा बाजी ने पूछा। मेरी कामयाबी से दूसरी सबसे ज़्यादा खुश होने वाली नगमा बाजी ही थी। बाखुदा हम झूठ नहीं बोलते, और इस वक्त भी जो कह रही हैं हल्फिया सच कह रही हैं। क्या डैडी? हम चूंकि खुद भी शतरंज के खिलाड़ी हैं और इस खेल से इश्क रखते हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर हमने सारे फैसले किए, यानी आकिल मियाँ को यहाँ लाने के। मगर कल सूरत हाल बदल गई है। वो क्या? लंदन की एक बहुत बड़ी शख्सियत स्मिथ जॉनसन ने कल हमें मुबारकबाद देते हुए हमसे हमारे बारे में पूछा। मिस्टर जॉनसन वो हैं जिनसे हमारा सबसे बड़ा कारोबारी मुफाद वाबस्ता है। हम जैसे हज़ारों उनसे रब्ता रखते हैं, मगर उनके अदना कारकुनों से डील होती है। मिस्टर जॉनसन ने कहा। गुड, वेरी गुड। आपसे तो हमारे कारोबारी ताल्लुकात हैं। अगर कभी कोई उलझन हो तो आप बराह रास्त मेरे पास आ जाइए। और जानती हो नगमा, उसने क्या कहा है? क्या डैडी? लाखों डॉलर का फ़ायदा ही फ़ायदा, और ये सिर्फ आकिल की वजह से हुआ है। उस मुर्गी ने हमारे लिए सोने के अंडे देना शुरू कर दिए हैं। अलियास हुसैन साहब के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मुझे बेपनाह खुशी हुई। मैंने पुरमुसरत लहजे में कहा, अंकल, अगर ये बात है तो आप यकीन फरमाइए कि ज़िंदगी में पहली बार मुझे इस कदर खुशी हुई है। आपका बेपनाह प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका खलूस किसी भी तौर ऐसे नहीं थे जिनका कोई सिला दिया जा सकता। बारहा मेरे दिल में यह आरजू पैदा हुई कि आपकी इस मोहब्बत के जवाब में मैं कोई ऐसा कदम उठा सकूं जिससे मुझे यह एहसास हो कि मैंने भी अपना कुछ फ़र्ज़ पूरा किया है। लेकिन कोई बात मेरी समझ में नहीं आई थी। मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूं अंकल, कि अगर मैं आपके किसी भी काम आ सकूं तो उससे दरेग मत कीजिएगा। जीते रहो बेटे। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि तुम मेरी मोहब्बत का कोई एहसान अपने शानों पर कबूल करते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम एक आला नस्ल के इंसान हो। भाई, हम ठहरे बेतकल्लुफ़ आदमी कारोबारी भी हैं। ये हमारे एजाज मियाँ तो दरअसल उन रईसज़ादों में से हैं जिन्हें ये नहीं मालूम होता कि भूखे को रोटी नहीं मिलती तो उसे क्या खाना चाहिए। मगर हम तुमसे ये फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। मिस्टर जॉनसन से एक दो प्राइवेट मुलाकातें करना होंगी, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारी तरफ से एक पार्टी अरेंज कर दूँ और उसमें उन तमाम लोगों को दावत दूँ जो शतरंज के धनी हैं। दौड़े चले आएंगे। हाँ, तुम अपने खेल का थोड़ा बहुत मुजाहरा भी कर देना। बल्कि नगमा बेटी, क्या ख्याल है? मौजील अरसाना भी मौजूद है। आज ही हम दावतनामे बजरिया टेलीफोन तकसीम कर देती हैं और रात को इसका बंदोबस्त हो जाएगा। आप फौरी तौर पर यह कोशिश कर डालिए डैडी। मैं आपके साथ पूरा ताउन करूंगी और ऐसी शानदार पार्टी अरेंज करूंगी कि आप देखते रह जाएंगे। भाई वाह। तो फिर मैं निकलता हूं इस मिशन पर। आज कारोबार बंद। अलियास हुसैन बोले और जल्दी से नाश्ते की मेज से उठ गए। मैं भी उनकी इस बचकाना खुशी पर हंसने लगा। अलबत्ता एजाज संजीदा था और उसने किसी किस्म के तासुर का इजहार नहीं किया। अलियास हुसैन बोले, बेटे, अगर कभी किसी मसले में हमारा हाथ बटाने को जी चाहे तो उसकी इब्तदा से कर दो।
कि कुछ जिम्मेदारियां तुम्हारे सुपुर्द भी करनी है। वैसे नगमा, मैं दावे से तो नहीं कहता कि वो लोग मेरी आज की दावत कबूल कर लेंगे, लेकिन बस कोशिश करता हूँ। तुम्हें 12 बजे तक तफसीलात से आगाह किया जाएगा। शाम की चाय का बंदोबस्त किया जाएगा डैडी, या डिनर का? नहीं, चाय काफ़ी है। तो फिर आप इत्मीनान रखिए, बंदोबस्त सिर्फ 2 घंटे में हो जाएगा। प्रोग्राम से सिर्फ 2 घंटे पहले मुझे आगाह कर दीजिएगा आप, मैंने एजाज की तरफदारी करते हुए कहा। अंकल, मेरी दरख्वास्त है कि मेरे भाई एजाज को आप इस कदर नाकारा ना समझें। ये मेरे दस्ते राज थे और इनसे मुझे बहुत से ऐसे फ़ायदे हासिल हुए हैं जो आपके इल्म में नहीं हैं। इतने बड़े ज़रफ़ के मालिक हैं ये कि मेरे लिए जो कुछ कर चुकी हैं इसका कभी इजहार भी नहीं करते। अरे अरे, क्या वाकई? अलियास हुसैन साहिब हैरानी से बोले, जी अंकल, और मैंने कभी आपको बताना भी चाहा तो इन्होंने उससे इनकार कर दिया और कहने लगे कि ज़रूरी नहीं कि 2 दोस्त या भाई एक दूसरे के लिए जो कुछ करें उसका इजहार तमाम लोगों पर किया जाए। इन्होंने मुझे मना कर दिया। कमाल है भाई। सुन रही हैं बेगम, आप यानी आपके इन साहिबजादे में ये सिफात भी मौजूद हैं। चलो, अगर ये बात है तो अगले पिछले तमाम गुनाह मुआफ़। अलियास हुसैन अपने कमरे की जानिब बढ़ गए और मैं सबके साथ हंसता मुस्कुराता बाहर निकल आया। नगमा बाजी भी थी। एजाज कहने लगा, लोगों को अजीब से अहमकाना शौक हो गई हैं। और फिर अभी चंद रोज़ कबल मैंने आकिल से कहा था कि ये बूढ़े शौक ना अपनाएं। अब भला देखो, ये शतरंज भी कहीं नौजवानों का खेल है। बहुत से खेल हैं नौजवानों के लिए, घुड़सवारी, तैराकी, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, और ये शतरंज। बैठे बैठे पेट बढ़ता रहता है और दिमाग घटता रहता है। नगमा बाजी ने अजीब से अंदाज में एजाज का चेहरा देखा और बोली, आकिल ने जो कुछ कहा है एजाज, ये पहला मौका है कि मैंने इसकी बात को सच नहीं मानना, बल्कि यही कहूँगी कि तुम्हारी मोहब्बत में झूठ बोला है। वरना कहाँ तुम और कहाँ ये सारी बातें जो आकिल ने बताई हैं मैं तो तस्लीम नहीं करती। और जहाँ तक रहा खेल का मामला, तो अजीज़म यह हकीकी बात है और बिल्कुल वाज़ेह है कि ये खेल तुम जैसे लोगों की समझ में आने का नहीं है। अगर तुम इसे बूढ़ों का खेल कहते हो तो उनके साथ सारी ज़िंदगी का तजुर्बा होता है। तुम बूढ़े होगे ना तो सारी ज़िंदगी बिस्तर पर पड़े खूं खूं करते रहोगे, और वो बूढ़े मुख्तलिफ होते हैं जो बचपन ही से अपना कैरियर बनाती हैं। शुरू हो गई नसीहतें। भाई, अब तुम्हारा क्या ख्याल है, मेरे साथ बैठोगे या अपने उन तारीफ़ करने वालों के दरमियान? नहीं, मुझे आकिल से कुछ काम है। तुम्हें डैडी के साथ जाना है ना? डैडी कह रहे थे, नगमा ने कहा। ठीक है, अच्छा फिर खुदा हाफिज़, एजाज ने कहा और तेज़ी से बाहर निकल गया, गालिबन इस एहसास के साथ कि पता नहीं उसके सपुर्द क्या जिम्मेदारियां कर दी जाएं। नगमा बाजी ने मुझे घूरते हुए कहा, क्यों, तुम उसकी गलत तारीफ़ें कर रहे थे? नगमा बाजी, भाई है वो मेरा, क्या इसमें कोई शक है? मगर उसकी फितरत, तुम यकीन करो आकिल, उसके बारे में सोचती हूँ तो बड़ा दुख होता है। इतने गलत रास्ते इख्तियार कर लिए हैं उसने कि अब उसका सुधरना मुमकिन नहीं। मैंने अपनी आंखों से ऐसे मनाजिर देखे हैं जो काबिल नफ़रत हैं। मम्मी और डैडी आंखें बंद किए हुए बैठी हैं। मैं भाई के खिलाफ ज़ुबान खोलना नहीं चाहती, मगर वो जो कुछ कर रहा है बहुत गलत है। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर मैंने कहा, तो फिर एक जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ नगमा बाजी, और आपको उस पर यकीन कर लेना चाहिए। एजाज जो आर्जी तफरीहात कर रहा है वो उसकी उम्र का एक हिस्सा है। सिर्फ थोड़े अरसे के बाद मैं उसे राह रास्त पर ले आऊँगा, आपसे वादा है मेरा। तुम तो बुजुर्ग बनकर रह गई हो इस घर के। डैडी अब तुमसे कारोबारी मुफादात हासिल करेंगे, एजाज की तुम तरबियत करोगे। मैं कहती हूँ तुम्हारी अपनी उम्र क्या है? कोई छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आदमी कर सकता है। मेरी उम्र जो भी है, अगर मैं अंकल इलियास हुसैन के काम आ जाऊँ तो क्या यह बुरा होगा? खैर छोड़ो इन बातों को। अच्छा ये बताओ मुझे कि शाम की पार्टी के लिए क्या क्या होना चाहिए? मैं और नगमा बाजी देर तक इस मौजू पर बातचीत करते रहे और हमने कुछ प्रोग्राम भी तरतीब दे लिए। अंकल इलियास हुसैन तकरीबन 2:30 बजे वापस पहुंचे। हाँफते कांपते हुए आए थे और आकर एक सोफे में धंस गए। कमाल हो गया है, वाकई कमाल हो गया है। मेरी तो खोपड़ी काबू में नहीं रही। क्यों, क्या हुआ? बेगम इलियास हुसैन ने पूछा। भाई, जिसे दावत दी उसने कबूल कर ली। इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं इस कोठी में कि सिर्फ बकिंगम पैलेस ही में जमा हो सकते हैं। आज ये मामूली सा घर बकिंगम पैलेस बन रहा है। बड़े शायकीन हैं शतरंज के। भाई नगमा, ज़रा इंतज़ामात में कुछ और एहतमाम कर लो। यकीन करो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो सब मेरी दावत कबूल कर लेंगे। आज मुझे इस बच्चे की वजह से जो एजाज़ मिला है, इसकी वजह से मुझे अजीब सा एहसास होता है, और उस एहसास ने मुझे एक नई कैफियत से दो चार कर दिया है।
मेरा ईमान इस कदर पुख्ता हो गया है कि मैं बता नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि नेक नियति से अगर किसी सिलसिले में कोई कदम उठाया जाए तो उसका सिला मिलने में ज़्यादा देर नहीं लगती। बहरहाल अब ये सारी बातें बात की हैं, सिर्फ 2 अल्फाज कहूँगा कि बहुत मुख्तसर से वक्त में आकिल रफ़ीक ने अदायगी शुरू कर दी है। चलो छोड़ो इन बातों को, तुम इंतज़ाम करो। मैंने अपने तौर पर भी थोड़ा बहुत इंतज़ाम किया है। प्रोफेसर हमाद यमनी से रब्ता कायम हो सका अंकल? मैंने सवाल किया। नहीं, मैं खुद वहाँ गया था, पता नहीं कहाँ गायब है। कुछ लोगों से उसके बारे में मालूम भी किया, पता नहीं चल सका। लाउबाली सा आदमी है, निकल गया होगा किसी कदीम राज की तलाश में। बात आई गई हो गई। नगमा बाजी ने मुझे इंतजामात में साथ रखा और उनकी यह सिफ्त मेरे सामने पहली बार आई। इतनी बर्क रफ्तारी से सारे काम कर रही थी कि देखने से ताल्लुक़ रखते। बहुत खूबसूरत एहतमाम किया था उन्होंने। हसीन फर्नीचर से आरास्तगी की गई और हर तरह से यह तकरीब उन लोगों के शायान निशान हो गई जो यहाँ आ रहे थे। तकदीर का हमारा एजाज भी शाम को 4:30 बजे किसी तरह घर वापस पहुँच गया। शायद कोई काम होगा उसे। यहाँ आकर ही याद आया कि शाम का ये मसला क्या है, लेकिन बराह रास्त इलियास हुसैन साहब के हाथ लग गया और इसके बाद उसे हुक्म दे दिया गया कि आज घर से बाहर कदम ना निकाले। हालत ख़राब हो गई थी बेचारे की। मुझे तन्हा देखते ही मेरी तरफ दौड़ा और कहने लगा, अगर दोस्ती निभा सकते हो तो इस वक्त निभाओ। सो मैं जानूँ क्या हो गया? डैडी का हुक्म है कि घर पर रहूँ। और यार मेरी आज की पार्टी बड़ी ज़बरदस्त है, शिरकत ज़रूर करनी है, लेकिन आज तकदीर ही उसकी मुखालिफ हो गई है। जब वो ये अल्फाज मुझसे कह रहा था तो ना जाने किस तरह नगमा बाजी ने सुन लिए और इसके बाद वो इलियास हुसैन साहब के कानों तक भी पहुंच गए। चुनाचे इलियास हुसैन साहब दौड़े चले आए। तुम्हें किस तरह समझाऊं कि मैं तुम्हारी तरफ से बहुत ज़्यादा बददिल हो चुका हूं। तुम निकल भागने की सोच रहे हो। मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूं कि इंसान बनो। मुस्तकबिल में बहुत से काम करने हैं तुम्हें। ये तफरीबाजी तो बाद में भी हो सकती है। आज जो लोग आ रहे हैं उनसे मुतारिफ होगे तो वो जानेंगे कि तुम भी लंदन में किसी ग्रैंड बाप के बेटे हो। समझ रहे हो ना? खबरदार, बाहर कदम निकाला तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। किसी बुजुर्ग की दुआ थी कि मैं उस वक्त एजाज के साथ ही मौजूद था, वरना वो कीना परवर इंसान ये सोच लेता कि उसकी दरख्वास्त से मैंने इलियास हुसैन साहब को आगाह कर दिया है और एक बार फिर मेरे और उसके दरमियान वही खिंचाव पैदा हो जाता। लेकिन चूंकि उस वक्त मैं उसके साथ ही था और इस बात के इम्कानात बिल्कुल नहीं थे कि मेरा राब्ता इलियास हुसैन साहब से हो जाए, चुनाचे वो सिर्फ हैरान हुआ और उसने सर झुकाकर कहा, नहीं डैडी, मैं कहाँ जा रहा हूँ। इलियास हुसैन साहब चले गए तो उसने गर्दन झटकते हुए कहा, कमबख्त तकदीर ही खराब है, खुदा किसी को भी बाप ना दे। मैं हंस पड़ा। फिर नगमा बाजी नजर आई और वो एजाज से उसकी मसरूफियात पूछने लगी और इसके बाद उन्होंने उसके सपुर्द कुछ काम कर दिए। बिल आखिर तकरीब का वक्त शुरू हुआ। मेहमान आना शुरू हो गए। हमने सबका इस्तकबाल किया। एजाज भी एक खूबसूरत सूट में मलबूस बहुत स्मार्ट नजर आ रहा था। पूरा घर खुशियों का गहवारा बना हुआ था और इसकी बुनियादी वजह यह थी कि आने वाले इलियास हुसैन साहब के सुनहरे मुस्तकबिल को चमकाने आ रहे थे। फिर एक खूबसूरत कार से मौजील अरसाना नीचे उतरी। मैं गेट पर ही उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा हुआ था। बाकी मेहमानों का इस्तकबाल भी हो रहा था। मौजील अरसाना दोनों हाथ फैलाकर मेरी जानिब बढ़ी और फिर उन्होंने बड़े एहतमाम से मुझे अपने आप में भींच लिया। किसी गैर मामूली औरत के लिए यह कोई मसला नहीं था और उनके यहाँ इस बात पर कोई तवज्जो भी नहीं दी जाती थी। लेकिन नगमा बाजी, इलियास हुसैन साहब की बेगम साहिबा ने और खुसूसन एजाज ने इस मंजर को बड़े अजीब से अंदाज में देखा। मौजील अरसाना की उम्र कितनी भी हो, लेकिन जो हुस्न, जो निखार, जो शख्सियत उसकी थी, उसके तहत ये बात दर हकीकत बड़ी अजीब महसूस की जा सकती थी। वो कई सेकंड तक मुझे इस तरह भींचे रहीं। फिर उन्होंने अपने होंठ मेरी पेशानी पर चिस्पा कर दिए और इसके बाद मेरा हाथ पकड़े हुए अंदर चल पड़ी। एजाज दोनों हाथों से सर खुजा रहा था। तकरीब हुई और बहुत शानदार। सभी का एक दूसरे से तारुफ हुआ। शतरंज के बारे में गुफ्तगू हुई। मौजील अरसाना ने मुझे पेरिस आने के लिए कहा और अपना मुकम्मल पता मुझे देते हुए कहने लगी कि शतरंज के हलकों में इस नए नाम को इस तरह रोशनास कराएंगी कि सुनने वाले दांतों में उंगलियां दबाकर रह जाएंगे। हो सकता है बहुत जल्द मुझे बैनुल अक़वामी मुकाबलों से आगाह करेंगी। दर हकीकत शतरंज मेरा मौजू नहीं था, बल्कि सिर्फ एक ज़ैली हैसियत रखता था। वो भी इसलिए कि इत्तफाक़िया तौर पर इससे रोशनास हो गया। ताहम चूँकि इलियास हुसैन साहब का मामला था, इसलिए मैंने भी इससे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का इज़हार किया और ये तकरीब ख़त्म हो गई। मेहमान रुखसत होने लगे और एक एक करके सब लोग जाने लगे।
तो मोज़ील अरसाना मेरे पास पहुंची और कहने लगी, मेरा क़याम मज़ीद 2 दिन यहाँ है, तुम तन्हा मेरे पास आओ। मेरा पता तो तुम्हें मालूम ही है, मैं तन्हाई में तुमसे कुछ गुफ्तगू करना चाहती हूँ। पिछली रात भी तुम्हारे बारे में ना जाने क्या क्या सोचती रही हूँ। बस यूँ समझ लो कि अगर मैं और तुम मिल जाएं तो शतरंज की दुनिया में तहलका मच जाए। मैं तुम्हारे साथ एक तवील प्रोग्राम तरतीब देना चाहती हूँ और मुझे इसके लिए तुम्हारी ज़रूरत है। मैं हाजिर हो जाऊँगा मोज़ील अरसाना, मैंने जवाब दिया, लेकिन तन्हा हम अपने दरमियान किसी की मुदाखलत पसंद नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना। मोज़ील अरसाना के लहजे में महबूबियत पैदा हो गई। सिर्फ एक एजाज था जो बड़े गौर से कान लगाए हमारी गुफ्तगू सुन रहा था और उसके चेहरे के रंग तब्दील हो रहे थे। सब लोग चले गए। तकरीब के बारे में गुफ्तगू होती रही। अंकल अलियास हुसैन की खुशियों का ठिकाना नहीं था और वो ना जाने किस किस्से क्या क्या कह रहे थे। उनका ख्याल था कि अब वो भी लंदन के उन मौज़ज़ीन में शुमार होने लगेंगे जिनकी कहानियां अखबारात की जीनत बनती रहती हैं। एजाज ने अलबत्ता तन्हाई में मुझे पकड़ लिया। क्या ख्याल है तुम्हारा, मुझे ज़िंदा रहने दोगे या नहीं? अरे अरे एजाज, क्या हो गया, खैरियत? ये खातून कौन थी? मोज़ील अरसाना। जी जी। और आपके इनसे क्या क्या मरासम है मेरे भाई? सारे हसीन चेहरे तुम्हारी मलकियत बनकर क्यों रह गई हैं? देखो हमें भी कोई गुर सिखा दो, हम तो पागल हुए जा रही हैं। अब वो एक शैला मुखर्जी ही क्या कम थी कि ये मोज़ील अरसाना, यही नाम है ना उनका? पागल हो तुम एजाज? जी हाँ, पागल हूँ मैं। और उन खातून ने आज तकरीब में आपके साथ सबके सामने जो कहा था, अरे तौबा तौबा, तन्हाई में बुलाया है तुम्हें। देखो आकिल, तन्हा नहीं जाओगे तुम, देखो समझ लेना अच्छी तरह। अच्छा बेकार बातें मत करो, मैं तुमसे इस मौजू पर बाद में बात करूँगा। वैसे मैं जा ही कहाँ रहा हूँ, यानी उसकी दावत ठुकरा दोगे? पागल हो तुम, बिल्कुल पागल। मैं कहता हूँ अगर मुझे ऐसी कोई दावत मिल जाए तो मैं तो एक पेशकश कर दूँ कि बीबी, सारी ज़िंदगी के लिए हमें अपनी गुलामी में रख लो, हमसे अच्छा खिदमतगार तुम्हें और कोई नहीं मिलेगा। मैं हंसता रहा। फिर उसने कहा, यार बताओ कब जाओगे? खुदा की कसम मेरा कोई इरादा नहीं है। अगर अंकल अलियास हुसैन ने कहा कि ये खातून उनके लिए किसी तरह कारआमद साबित हो सकती हैं तो चला जाऊंगा, वरना मुझे कहाँ इन अहमकाना बातों की फुर्सत है। और हाँ, शैला मुखर्जी से तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है? बस यार, इस सिलसिले में भी तुम्हारा ही सहारा लेना पड़ेगा मुझे, लिफ्ट ही नहीं दे रही। तन्हा मैंने दोबारा मिलने की कोशिश की है लेकिन कामयाब नहीं हो सका। बस एक बार हाथ लग गई थी तो मसरूफियत का बहाना करके चली गई। बस क्या बताऊं, तकदीर में कुछ गड़बड़ है। अब तो तुम्हारी मुरीदी इख्तियार करना पड़ेगी। हम लोग हंसते रहे। रात को मैं बिस्तर पर लेटकर उस तकरीब के बारे में सोचता रहा। मोज़ील अरसाना की बेबाकी वाकई मेरे लिए बायसे शर्म थी। सारे लोग मौजूद थे लेकिन किसी ने खास तौर से इस तरफ तवज्जो नहीं दी थी। ताहम मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। बात इस हद तक नहीं होनी चाहिए। बेतकल्लुफ़ी का भी एक अंदाज होता है। और फिर वो मुझसे काफ़ी बड़ी उम्र की औरत थी, पुरकशिश थी, दिलकश थी, लेकिन उनके लम्स में कोई बुजुर्गाना जज्बा नहीं था। ये बात बाहर तौर में बखूबी महसूस कर सकता था। फिर जहन में हमाद यमनी आ गए और बेचैनी का एक एहसास होने लगा। हमने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। हालांकि अलियास हुसैन साहब बराह रास्त उनके घर तक गए, लेकिन इसके बावजूद कई दिन से उनसे मुलाकात नहीं हुई। वो ऐसी शख्सियत तो नहीं थी जिससे इतना दूर रहा जाए। ब्लैकबर्ड क्लब का खेल और उसके बाद ये तकरीब, दोनों प्रोग्रामों में प्रोफेसर शरीक नहीं थे। मुझे एक मुजरिमाना सा एहसास होने लगा। असूलन मुझे चाहिए ये कि प्रोफेसर से रोज़ाना ही मुलाकात करूं। बहुत आला शख्सियत हैं और दर हकीकत मुझसे ज़हनी तौर पर सबसे ज़्यादा करीब। मैंने फ़ैसला किया कि दूसरे दिन प्रोफेसर हमाद यमनी के पास ज़रूर जाऊंगा। मुझे मायूसी हुई थी। ना जाने क्यों एक अजीब सा एहसास दिल में जागा। प्रोफेसर अगर कहीं जा रहे थे तो क्या वो मुझे बता नहीं सकते थे, और फिर इतने वक्त के लिए? हालांकि ये ज़रूरी नहीं था, मगर ना जाने क्यों दिल में ये ख्याल आया था। बहरहाल मैं मायूस होकर कार में आ बैठा और फिर कार स्टार्ट की ही थी कि मेरे जहन में एक आवाज़ उभरी, आकिल रुक जाओ आकिल। मैंने सहरज़दा होकर कार का इंजन बंद कर दिया। मैं अंदर मौजूद हूँ, किसी तरह ताला खोलकर अंदर आ जाओ, जल्दी करो। ये आवाज़ हमाद यमनी के सिवा किसी की नहीं थी। मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। मैं कार से नीचे उतर आया और तेज़ी से रास्ता तय करके एक बार फिर हमाद यमनी के घर के दरवाजे पर आ गया। इस आवाज़ ने मुझे बेचैन कर दिया। मैं बेचैन नज़रों से उस ताले को देखने लगा। इसे कैसे खोलूं? कोई चीज़ नहीं थी, मगर यह ताला खुलना चाहिए, ज़रूर खुलना चाहिए। और मुझे कुछ सरसराहट सुनाई दी। ताले का बटन खट की आवाज़ के साथ ऊपर आ गया था। मैंने हैरान निगाहों से उसे देखा और बेख्तियार उसे घुमाया। ताला खुल गया।
मगर उस वक्त इसके बारे में सोचने का वक्त नहीं था। मैं दीवानावार अंदर दाखिल हो गया। मकान चूंकि ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए मैंने फ़ौरन ही हमाद यमनी का पता चला लिया। वो अपने खास कमरे यानी भूत घर में कदीम तर्ज की एक आदम चेयर पर दराज थे, लेकिन उनकी हालत, उनका चेहरा सूखे पत्ते की तरह जर्द हो रहा था। होंठ खुश्क होकर सूज गए थे, आंखें वीरान थीं और उनमें धुंधलाहट नजर आ रही थी जो बिल्कुल बेजान महसूस हो रही थी। प्रोफेसर, मैं दौड़ के उनके करीब पहुंच गया और उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकली, सिर्फ पुतलियों ने हल्की सी गर्दिश की थी। प्रोफेसर, ये मैंने उनका हाथ पकड़ा, लेकिन मेरे खुदा, मुझे यूं लगा था जैसे मैंने किसी सख्त और बेजान लकड़ी के कंधे को छू लिया हो। मेरे जुम्बिश देने से उस हाथ को जुम्बिश ज़रूर हुई, लेकिन मैंने उसे छोड़ा तो वह बिल्कुल सीधा नीचे गिर गया। मैंने दहशतज़दा होकर प्रोफेसर के दोनों शाने पकड़ लिए और उन्हें झंझोड़ता हुआ बोला, आपको क्या हो गया है प्रोफेसर, आपको क्या हो गया? लेकिन खुदा की पनाह, उनका पूरा जिस्म ही लकड़ी की मानिंद अकड़ा हुआ था। वो कुर्सी पर जिस पोजीशन में पड़े हुए थे उसी में थे और शायद अपनी मर्जी से बदन को ज़रा बराबर जुम्बिश नहीं दे सकते थे। मैंने परेशानी से इधर उधर देखा, फिर प्रोफेसर के करीब दो जानू बैठकर पूछा, मुझे आपके लिए क्या करना चाहिए प्रोफेसर? प्रोफेसर ने इंतहाई जिस्मानी कुव्वतें सरफ करके होंठों को जुम्बिश देने की कोशिश की, लेकिन ना दे सके। फिर उन्होंने मेरी आंखों से आंखें मिलाई और मेरे जहन में उनकी वही आवाज़ दोबारा उभरी, पानी, मुझे पानी पिलाओ और फिर किचन में जाकर दूध तलाश करो। मैं 4 दिन से भूखा और प्यासा हूँ। मेरी कैफियत पागलों जैसी हो रही थी। प्रोफेसर से मुझे शदीद जहनी लगाव था, इसका अंदाज़ा पहली बार हो रहा था। मैं बर्क रफ्तारी से बाहर दौड़ा, पानी लाया और एक चमचे से प्रोफेसर को पानी पिलाने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उनके भींचे हुए दांत खोले। पानी के कतरे उनके हलक से नीचे उतरने लगे और उनकी आंखें बंद हो गईं। मैं पानी पिलाता रहा और फिर जब खासी मिकदार में पानी उनके जिस्म में दाखिल हो गया तो एक बार फिर किचन की जानिब दौड़ गया। मैंने किचन में दूध तलाश किया, खुश्क दूध मिल गया। चुनाचे मैंने उसे थोड़े से पानी में हल करके दूध बनाया और फिर उसे ओवन में गर्म करने लगा। इस काम से फारिग होकर मैं दूध भी एक दूसरे बर्तन में लेकर प्रोफेसर के पास पहुंच गया। मैंने उन्हें बड़ी दिक्कत से दूध पिलाया और इससे प्रोफेसर के जिस्म में जिंदगी के कुछ आसार नमूदार हुए। उन्होंने होंठों को जुम्बिश देने की कोशिश की और उनके हलक से एक मध्यम सी आवाज़ निकली, मेरे खुदा, मैं सदियों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था अकिल, मुझे सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार था। प्रोफेसर की आवाज़ सुनकर मेरे दिल को एक सुकून महसूस हुआ। मैंने बेचैनी से पूछा, लेकिन ये सब क्या है प्रोफेसर, आपको क्या हो गया? मैं कैदी हूँ, मुझे कैद कर दिया गया है, प्रोफेसर ने जवाब दिया। ये अल्फाज मेरी समझ में नहीं आए। मैंने फिर उनके जिस्म को छुआ, लेकिन जिस्म की सख्ती में कोई फ़र्क नहीं आया। मैंने फिर भी उन्हें झंझोड़ते हुए कहा, आप क्या कह रही हैं प्रोफेसर, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मुझे कैद कर दिया गया है और मुझे कैद कर देने वाला आचार्य जगराजन राज है। प्रोफेसर के अल्फाज एक धमाके की तरह मेरे वजूद में फैल गए। चंद लम्हात मैं सनसनाहट महसूस करता रहा, फिर मैंने अपने आप को संभाल कर कहा, क्या आप मुझे इस सिलसिले में मुकम्मल तफसील बता सकते हैं? बैठ जाओ, या अगर मुनासिब समझो तो थोड़ी सी मेहनत करके मुझे उठाकर बिस्तर पर डाल दो। मैं किसी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ प्रोफेसर, आपकी कैफियत दुरुस्त नहीं है, मैंने कहा तो प्रोफेसर बोले, नहीं बेटे, किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं है। ये जो कुछ तुम देख रहे हो इसकी कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल ही मुख्तलिफ। लेकिन आपने जो कुछ कहा है वो एक सच है। मुझे सज़ा दी गई है, मुझ पर शर्त आयद की गई है और ऐसा करने वाला वही शैतान काले इल्म का माहिर आचार्य जगराजन राज है। प्रोफेसर हमाद यमनी के अल्फाज मेरे जहन में गूंज रहे थे और मैं हैरतों का शिकार था। फिर मुझे याद आया कि उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की है कि मैं उन्हें उठाकर बिस्तर पर लिटा दूं और मैं फ़ौरन ही जहनी तौर पर मुतदिल हो गया। मैंने प्रोफेसर हमाद यमनी को बासानी बिस्तर पर लिटा दिया। बहुत दुख हो रहा था मुझे उनकी ये कैफियत देखकर और उस शख्स पर गुस्सा आ रहा था जिसने उनकी ये हालत बना दी। प्रोफेसर हमाद यमनी से एक तरह से दिली लगाव हो गया था और ना जाने क्यों वो मुझे अपने उस्ताद महसूस होते। ये भी सच है कि उन्होंने मुझसे रोशनास कराया। ये दूसरी बात है कि आने वाला वक्त खुद ही बहुत सी कहानियां सुना देता, लेकिन हमाद यमनी इस सिलसिले में मेरे रहनुमा साबित हुए थे और उस वक्त उनकी ये कैफियत देखकर मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। मैं उनके करीब ही कुर्सी घसीट कर बैठ गया और मैंने उनसे कहा, मुझे आपके लिए क्या करना चाहिए प्रोफेसर, बराहे करम मुझे बताइए। बेटे, किसी डॉक्टर वगैरह से मुझे कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता, तुम यकीन करो।
इस वक्त कोई भी डॉक्टर मेरा मुआयना करके ये नहीं बता सकता कि मुझे क्या बीमारी है, लेकिन मेरा जिस्म पत्थर का हो चुका है। तुमने ज़माना कदीम के उन जादूगरों के बारे में तो सुना ही होगा जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो इंसान को पत्थर का बना देते हैं। अलिफ लैला की कहानियों में ऐसी दास्तानें मौजूद हैं, लेकिन ये जदीद दौर की दास्तान है। मैं इस वक्त सिर्फ एक पत्थर का इंसान हूँ। मैं प्रोफेसर हमाद यमनी को देखता रहा। फिर मैंने कहा, लेकिन जगराज ने ऐसा क्यों किया? वो शैतान सिफ्त है। मैं उसके बारे में तुम्हें काफ़ी तफसीलात बता चुका हूँ। काले इल्म का माहिर है और इसमें भी कोई शक नहीं कि वो अपने फ़न में यकता है और बहुत बड़ी कुव्वत रखता है। ना जाने वो क्या क्या कर सकता है, लेकिन खुद को महदूद रखकर आहिस्ता आहिस्ता काम करता है। इसकी भी कोई वजह होगी, मगर आप पर उसने क्या शर्त आयद की है? जैसा कि मैं तुम्हें तफसील बता चुका हूँ आकिल बेटे कि वो मुझसे क्या चाहता है। उसकी ख्वाहिश है कि मैं अपना मज़हब तब्दील कर लूँ, उसके पैरोकारों में शामिल हो जाऊँ। इसके लिए मेरे और उसके दरमियान जो गुफ्तगू हुई, इसका उसने बुरा माना और मुझसे इंतकाम लेने की फ़िक्र में था। उस दिन तकरीब में उसने मुझ पर एक ऐसा वार किया कि अगर मैं उसका शिकार हो जाता तो फिर मेरा कोई ठिकाना ना होता। मगर तुमने वहाँ मेरी मदद की और इस बात को आचार्य जगराज तस्लीम नहीं करता कि वो मेरी कुव्वत थी। अगर वो मेरी कुव्वत थी भी तो वो उसके बारे में जानना चाहता है, और उस दिन से वो मुसलसल इस कोशिश में मसरूफ़ था कि किस तरह मुझ पर काबू पाए। जब उसके सामने और कोई रास्ता नहीं रहा तो फिर एक दिन अचानक वो मेरे पास पहुंच गया और उसने मुझसे यही सवाल किया कि मैं उसे इस बारे में तफसीलात बताऊं। यहाँ गया था वो? मैंने सवाल किया। हाँ, बहुत बड़ी बात थी, लेकिन खुफिया तौर पर आया था। किसी को मालूम नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। वो जब बाहर निकलता है तो उसके साथ बेशुमार अफराद की एक फ़ौज होती है। उसके मुहाफिज भी होते हैं और ऐसे लोग भी जो उसके अकीदतमंदों में शुमार होते हैं। उसे अगर कहीं देख लिया जाए तो मजमा लग जाता है, इसलिए वो निहायत छुप कर मेरे पास आया। उसके दिल को बेचैनी सी लगी हुई है और वो मेरी उस कुव्वत के बारे में जानना चाहता है जिसके तहत मैंने उसकी गुम की हुई लड़की वापस अपनी जगह पहुंचा दी। उसने मुझसे इस बारे में पूछा तो मैंने उसे तल्ख जवाबात दिए। मैंने उसे कहा कि जगराज, तेरा इल्म तेरा अपना है और मैं उसमें कोई मुदाखलत नहीं करता, तो फिर तुम मेरे इल्म को क्यों ख़त्म कर रहे हो और इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार क्यों है? मैं तेरे मुकाबले पर तो नहीं हूँ। उसने कहा कि मैं उसके मुकाबले पर आ भी नहीं सकता। उसके सामने मैं एक चूंटी की मानिंद हूँ, लेकिन चूंटी के पर उसे नापसंद हैं। उसने कहा कि मैंने उसे अपनी कुव्वत के बारे में नहीं बताया तो मेरी ज़िंदगी तक ख़त्म कर सकता है वो। फिर उसने यह भी कहा कि आर्जी तौर पर मुझे इसलिए ज़िंदगी दी जा रही है कि मैं इस बारे में फ़ैसला कर लूँ। उसने कहा कि जब ये फ़ैसला कर लूँ कि मैं उसे अपनी कुव्वत के बारे में तफसील से बता दूंगा और यह भी फ़ैसला कर लूँ कि आइंदा मैं उसके पैरोकार की हैसियत से जीता रहूँगा, तो मुझे वो इस तकलीफ़ से आज़ादी दिला देगा। वरना उसका कहना है कि मैं पथरीले इंसान की हैसियत से हाथ पांव हिलाए बगैर भूखा प्यासा मर जाऊँगा, और इसको आज चौथा रोज़ हो चुका है। दर हकीकत वो मुझे पथरीला बनाकर चला गया है और मैं कुछ भी नहीं कर सका। बहुत शैतान सिफ्त है वो। अगर तुम ना आ गए होते तो ना जाने क्या हो जाता। मैं ज़हनी तौर पर तुमसे राब्ता कायम करने की कोशिशों में मसरूफ़ था, लेकिन मेरी ज़हनी कुव्वतें मेरा साथ नहीं दे रही थीं। लेकिन जब तुम इस कदर करीब आ गए तो मुझे इतला हो गई कि तुम आ गए हो। दर हकीकत मैं इस वक्त तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि ये बात मैं जानता था कि तुम मुझे समझ लोगे, तुम मेरी मदद करोगे। आचार्य जगराज की बहुत सी कहानियाँ मेरे इल्म में आ चुकी थीं। उसकी एक साथी लड़की ने मेरी मदद भी की थी, लेकिन इसके बाद आचार्य जगराज ने जो कुछ किया था वो मेरे लिए गुस्से का बायस था। और इस वक्त प्रोफेसर हमाद यमनी के साथ होने वाले सलूक ने मेरे दिल में आचार्य राज के खिलाफ बेपनाह नफरत पैदा कर दी। मैंने प्रोफेसर हमाद यमनी से कहा, आप इत्मीनान रखें प्रोफेसर, मैं उस शैतान को गर्दन से पकड़कर आपके सामने लाऊंगा और उसे मजबूर कर दूंगा इस काम के लिए कि वो आपको दुरुस्त कर दे, और इसके बाद वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो फिर हम उसके खिलाफ कुछ करने के लिए सोचेंगे। दरअसल प्रोफेसर, मैं इस दुनिया में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अब इतना अहमक भी नहीं हूं कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे और मैं उसे मुआफ़ कर दूं। वो जलील इंसान ये नहीं जानता कि मेरा आपसे क्या ज़हनी ताल्लुक़ है, और अगर उसने आपको दोबारा कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर शायद मैं उसे किसी कीमत पर मुआफ़ नहीं कर सकूंगा। जो कुछ भी कर सकता हूं उसके खिलाफ ज़रूर करूंगा। प्रोफेसर ने आंखें बंद कर ली। वो खामोशी से कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। मैं उसका लागर चेहरा देखता रहा। बहुत दुख हो रहा था मुझे प्रोफेसर की ये तकलीफ़ देखकर, और इस बात पर शर्मिंदगी भी थी कि इससे पहले मैंने प्रोफेसर की खबरगिरी क्यों नहीं की। उसका और मेरा जो ताल्लुक़ कायम हो गया था वो दर हकीकत अलियास हुसैन से किसी तरह कम नहीं था। अलियास हुसैन साहब अगर मेरे मुआविन और रहनुमा थे तो प्रोफेसर हमाद यमनी मेरा उस्ताद था।
फिर अचानक ही मैंने ये सोचा कि अगर मैं ज़हनी तौर पर प्रोफेसर हमाद यमनी के जिस्म को दुरुस्त करने की कोशिश करूं, तो इसमें मुझे कामयाबी हासिल हो सकती है। एक तजुर्बा करने में कोई हर्ज नहीं था। प्रोफेसर की आंखें बंद थीं और मैं अपने ख्यालात उसके जहन में डालने की कोशिश कर रहा था। मैं चंद ही लम्हात के बाद इस कोशिश में कामयाब हो गया। मेरी जहनी कुव्वतें काम कर रही थीं। मैंने प्रोफेसर से कहा, अपना एक हाथ उठाओ प्रोफेसर, अपना दायां हाथ उठाओ। और मैंने देखा कि प्रोफेसर का दायां हाथ उठता चला गया, वो सीधा हो गया था। मैंने फिर उससे कहा, अब इसे कोहनी के पास से मोड़ो। और प्रोफेसर ने अपना हाथ कोहनी के पास से मोड़ लिया। इसके बाद मैंने उसे हदायत की कि वो अपना हाथ सीधा करे। उसने ऐसा ही किया। फिर मैंने उसका बायां हाथ उसी तरह ऊपर बुलंद कराया और उसे कोहनी के पास से खम करने की कोशिश की। प्रोफेसर मेरी हदायत पर मुकम्मल तौर पर अमल कर रहा था। इसके बाद मैंने पैरों को जुम्बिश देने की हदायत की और उसने अपने पैरों को जुम्बिश देना शुरू कर दी। मैंने उसे कहा कि अपने इन दोनों पैरों को साइकिल की तरह फिजा में गर्दिश दे और प्रोफेसर ये अमल करने लगा। फिर मैंने उसे कहा कि वो उठकर बैठ जाए और प्रोफेसर बिस्तर पर उठकर बैठ गया। मेरी खुशियों की इंतहा नहीं थी। मैंने आचार्य जगराज का तिलिस्म तोड़ दिया। मेरी जहनी कुव्वतें आचार्य जगराज पर हावी हो गईं। मैंने प्रोफेसर से कहा कि अब बिस्तर से उठकर खड़ा हो जाए और फर्श पर चहलकदमी करे। चंद ही लम्हात के बाद प्रोफेसर फर्श पर चहलकदमी कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। वह बिल्कुल नींद के से आलम में चल रहा था। मैंने उसे मुख्तलिफ हदायत दी और वह मेरी हदायत पर अमल करता रहा। इसके बाद मैंने उसे आखिरी हदायत की, और अब तुम प्रोफेसर अपने जिस्म में कोई कमज़ोरी नहीं महसूस करोगे। तुम आम अंदाज में चल फिर सकते हो। तुम अपना कोई काम कर सकते हो। तुम अपने दिमाग से सोच सकते हो। तुम पर कोई जादू मुसल्लत नहीं है। तुम उस सहर से आज़ाद हो चुके हो। इस बात का पूरी तरह ख्याल रखना। अब तुम पर कोई सहर तारी नहीं है और तुम अब आंखें खोलकर होश में आ जाओ। प्रोफेसर के जिस्म को एक झटका लगा। उसने आंखें खोल दी। चंद लम्हात वो बेख्याली के अंदाज में सामने वाली दीवार को घूरता रहा। इसके बाद बुरी तरह चौंक कर पलटा, मेरी तरफ देखता रहा और इसके बाद उसके चेहरे पर खुशी और मुसरत के आसार फूट आए। वह बेख्तियार मुंह से एक आवाज़ निकालकर मेरी जानिब लपका और मुझसे लिपट गया। आकिल, आकिल मेरे बच्चे, ये सब क्या है? क्या हो गया? ये क्या हो गया? आपसे भला क्या बात छुपा सकता हूँ प्रोफेसर? आप मेरे रहनुमा हैं, आप मेरे उस्ताद हैं। आपने मुझसे रोशनास कराया है, इसलिए मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोल सकता। मैं तो आपको अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी सुना चुका हूँ और आपसे ज़्यादा मेरे बारे में और कोई नहीं जानता। इस वक्त मेरी जहनी कुव्वतें कारामद हुई हैं और उन्होंने जागराजन राज का तिलिस्म तोड़ दिया है। प्रोफेसर, हाँ, मैंने अपनी जहनी कुव्वतों के ज़रिए आपको हुक्म दिया कि आप अपने जिस्म को पथरीला न महसूस करें और आप मुअत्तदल हो गए। मुझे बेहद मुसर्रत है कि मैंने आचार्य जागराज का तिलिस्म तोड़ दिया। प्रोफेसर खुशी से नाचने लगा। उसने पुरमुसर्रत लहजे में कहा, और ये बहुत बड़ा काम है। यकीन करो मेरी मालूमात में एक ज़बरदस्त इजाफा। शबलीस की जहनी कुव्वतें हर जादू पर हावी होती हैं। तुम भी इस बात को जहन में रखना, नोट कर लेना अपने आप को, अपने जहन में, कि तुम जहनी तौर पर हर किस्म के जादू को मात दे सकते हो। जागराज आचार्य, अब तेरा सत्यानाश होकर रह जाएगा। तेरी कोई हैसियत नहीं रही। मेरे साथ एक शबलीस है। प्रोफेसर यमनी की खुशियों का ठिकाना नहीं था। वो पुरमुसर्रत अंदाज में मेरा हाथ पकड़कर एक तरफ ले गया और मुझे बिस्तर पर बिठाता हुआ बोला, तुम अब मेरे लिए क्या हो? ये बात मैं मुंह से ना कहूं तब भी तुम इसे समझ सकते हो। यूं समझ लो कि तुम प्रोफेसर जज्बाती अंदाज में खामोश हो गया। मैं मुस्कुराती निगाहों से उसे देख रहा था। फिर मैंने कहा, अब आप ये बताइए कि मैं आपकी मजीद क्या खिदमत करूं? आप 4 दिन से भूखे हैं और ये थोड़ा सा दूध आपके लिए बहुत ज़्यादा कारामद नहीं होगा। मेरा ख्याल है मैं किचन में कुछ तलाश करता हूँ। ठहरो, अब मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ, अपने आप को बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। पहले हम नाश्ता वगैरह तैयार करते हैं और इसके बाद हम ये सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। मैं प्रोफेसर के साथ किचन में आ गया। किचन में बहुत कुछ मौजूद था। प्रोफेसर ने वो सारी चीज़ें तैयार की और इसके बाद बड़ी खुशी के आलम में मेरे साथ मेज़ पर बैठकर ये चीज़ें खाने पीने लगा। इसके बाद उसके चेहरे पर किसी कदर तफक्कर के आसार पैदा हो गए। उसने कहा, तुम समझते हो अब इसके बाद क्या होगा? क्या होगा प्रोफेसर? तुम्हारी उससे बाकायदा दुश्मनी हो जाएगी। मुझे इसका खौफ नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन बाहर तौर दुश्मन से मुकाबला करना पड़ेगा हमें। जब जगराज को ये बात मालूम होगी कि मैं उसकी साहराना कैसे आज़ाद हो गया हूँ, तो वो यकीनन परेशान हो जाएगा और पहले से ज़्यादा कुव्वतों के साथ हमारा मद्दे मुकाबिल होगा।
तो हम उससे मुकाबला करेंगे प्रोफेसर। इस सिलसिले में परेशान होने की क्या बात है। नहीं मेरे बच्चे नहीं, मैं अभी तुम्हें ऐसे झगड़ों में डालना नहीं चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि तुम अभी से ऐसे मसलों में पड़कर मुसीबतों का शिकार हो जाओ। ये खेल बड़ा परेशान कुन होगा, लेकिन प्रोफेसर मैं उसकी आपके साथ इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कोई ऐसा हल निकालना पड़ेगा। कोई ऐसा हल होना चाहिए जिससे आप इस सिलसिले में बिला वजह ही परेशान हो रही हैं। आप ये जगह फ़िलहाल छोड़ दीजिए और किसी ऐसी जगह मुंतकिल हो जाइए जहां आप उसकी निगाहों से महफूज रह सकें, और इसके बाद हम देखेंगे कि हम उसके खिलाफ क्या कर सकती हैं। आचार्य जगराज को मैं नाक को चने ना चबवा दूं तो मेरा नाम भी आकिल रफ़ीक नहीं है। प्रोफेसर यमनी के होंठों पर पुरमुहब्बत मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, इसे तुम अपना फ़र्ज समझते हो ना बेटे। मेरे बारे में ये क्यों भूल जाती हो कि मुझ पर भी कुछ फ़राइज़ आयद होती हैं। मैं अभी तुम्हें इन मुसीबतों में नहीं डालना चाहता, उस वक्त तक जब तक कि तुम जहनी तौर पर बेपनाह ताकतवर ना हो जाओ और उम्र की उस मंजिल को ना पालो जो सही फैसले करने में मदद करती है। अच्छा एक काम करो, अगर तुम मुनासिब समझो तो। जी फरमाइए। मैंने कहा, मुझे मुल्क से बाहर भिजवा दो। अगर मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँगा तो इस बात का यकीन है मुझे कि जगराज मुझे तलाश नहीं करेगा। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। तुम यही करो, फ़िलहाल यही करो और ख़ुद उससे दूर रहने की कोशिश करो। मुझे यकीन है अभी तक उसे तुम पर कोई शुबा नहीं हो सका है, और अगर हुआ भी है तो कम से कम वो ये बात नहीं जान सकेगा कि तुम मेरे मददगार हो, बल्कि वो इस सिलसिले में सोच भी नहीं सकता कि तुम इस नौ उम्री में इस कदर कुव्वतों के मालिक हो सकती हो। मेरे ख्याल में यही बेहतर है। मेरे बच्चे मेरी बात मान लो। जो कुछ मैं कह रहा हूँ, मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ और इस बात का हक रखता हूँ कि तुम्हें हुक्म दे सकूँ। मैं आपका हुक्म मानने से इनकार नहीं करता प्रोफेसर हमाद यमनी, लेकिन आचार्य जगराज इस तरह तो बहुत से लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। पहुंचा दिया है, ना जाने कौन कौन से घराने तबाह कर रखे हैं उसने। लेकिन अभी हम उसका मुकाबला नहीं करेंगे और तुम इत्मीनान रखो। मैं ज़रा बेहतर हालत में आ जाऊं, अपने आप को संभाल लूं, उसके बाद देखेंगे कि हम आचार्य जगराज के खिलाफ क्या कर सकती हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, मुल्क से बाहर जाकर मेरा तुमसे राब्ता टूट जाएगा? हरगिज़ नहीं, मैं तुमसे राब्ता रखूँगा और तुम्हें जो कुछ हदायत मैं दे रहा हूँ बराहे करम उनकी पाबंदी करना। खैर ये बात का मसला है, लेकिन आप कौन से मुल्क जाएंगे? यहाँ से कहीं भी जा सकता हूँ। फ्रांस जाना मुनासिब नहीं है क्योंकि वहाँ तक उसकी बासानी रसाई है। मेरा ख्याल है कुछ अरसे के लिए मैं जापान चला जाता हूँ। वहाँ मेरे कुछ शनासा भी हैं, उनके दरमियान अच्छा वक्त गुजर जाएगा। मैं वहाँ से तुमसे राब्ता रखूँगा। अब तुम्हें मेरी इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए आकिल। ठीक है प्रोफेसर, मैं तो आपकी बेहतरी चाहता हूँ। मुझे सिर्फ इस बात का गुस्सा था कि उस जलील इंसान ने आपके खिलाफ ये कार्रवाई की। मैं उससे इसका इंतकाम लेना चाहता था, लेकिन अगर आपका हुक्म है तो जाहिर है कि मैं इसके लिए मजबूर हूँ और आपकी हदायत पर अमल ना करना भी मेरे बस से बाहर है। तुम्हारा बेहद शुक्रिया। तुमने मुझे इस वक्त जिस कदर ढारस दी है मैं उस अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। अच्छा अब ये समझ लो कि तुम्हें चंद काम करने हैं। आप फौरी तौर पर यह जगह छोड़ दीजिए प्रोफेसर। थोड़ा बहुत सामान लेकर यहाँ से निकल जाइए, नहीं ये उसे होशियार कर देना होगा, और अगर वो होशियार हो गया तो फिर यूँ समझ लो कि हमारी तमाम कोशिशें बेकार हो जाएंगी। खैर ठीक है, इस मसले को आप अगर इस अंदाज में बेहतर समझती हैं तो मैं अब आप पर एतराज़ नहीं करूँगा। फिर मुझे बताइए कि हमें क्या करना होगा। तुम्हें एक शख्स से मिलना है, उसका नाम ताहिर बका है। ये मेरा इंतहाई ख़ास आदमी है। मैं तुम्हें उसका पता दे देता हूँ, तुम उससे मिलो और उसे मेरे पास भिजवा दो। बाकी काम वो खुद कर लेगा। ताहिर बका मेरे बाहर जाने का बंदोबस्त कर सकता है, उसके पास ऐसे ज़राए मौजूद हैं और फिर वो ये काम निहायत राजदारी से करेगा। क्या उनके घर टेलीफोन नहीं है? है, लेकिन टेलीफोन पर राब्ता बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा क्योंकि जगराज आचार्य ने इस बात का ख्याल भी रखा होगा। टेलीफोन तो किसी कीमत पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, आप मुझे उसका पता दे दीजिए, लेकिन इस दौरान आप यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, और अगर उसका कोई आदमी यहाँ पहुँच गया तो थोड़ी बहुत कार्रवाई मैं भी कर सकता हूँ बेटे। मसलन ये कि मैं इसी तरह इस कुर्सी पर पड़ा रहूँगा। मुझे यकीन है कि अब मेरी हालत पहले जैसी नहीं होगी, और अगर यहाँ कोई आ गया तो उसके सामने यही जाहिर करूँगा कि मैं मुसलसल आचार्य जगराजन की कैद में गिरफ्तार हूँ। चेहरे पर नकाहत पैदा कर लेना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। वह मुतमईन हो जाएगा और इस दौरान ताहिर बका अपना काम कर जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इस सिलसिले में आखिरी मालूमात भी रखना चाहता हूँ प्रोफेसर। आपका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। काश मैं तुम्हें तुम्हारी इस मोहब्बत का सिला दे सकूं।
प्रोफेसर ने मेरा हाथ पकड़कर चूमते हुए कहा। फिर मुझे ताहिर बका के बारे में काफ़ी तफसीलात बताने के बाद उसने कहा, अब तुम जाओ। मैं यहाँ इस कुर्सी पर इस अंदाज में लेट जाता हूँ। वैसे अब मैं बेसकूनी का शिकार नहीं रहूँगा। घर का दरवाज़ा तो अंदर से बंद होगा ही, और अगर कोई अजनबी आदमी आ गया तो जाहिर है उसे मेरे ही जरिए खुलवाने की कोशिश करेगा। लेकिन आचार्य जगराज का कोई आदमी होगा तो वो जान लेगा कि मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता, चुनाचे वो दूसरी कोशिश करेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? जी प्रोफेसर, मैंने जवाब दिया। तो बस अब तुम जाओ। ताहिर बका से अगर चाहो तो फौरी तौर पर राब्ता कायम कर सकते हो। मेरा ख्याल है उसे इस वक्त अपने घर पर ही मिलना चाहिए। बिल आखिर मैं प्रोफेसर से रुखसत होकर बाहर निकल आया, और बाहर आने के बाद मैं इस सिलसिले में बहुत सी बातें सोचने लगा। ताहिर बका का जो पता प्रोफेसर ने मुझे दिया वो मेरे जहन में महफूज था। चुनाचे इसके अलावा अब क्या किया जा सकता था कि ताहिर बका से फौरी तौर पर मुलाकात करूं। मैं गाड़ी स्टार्ट करके चल पड़ा। जिस इलाके का पता बताया गया था वो यहाँ से काफ़ी दूर था, और वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे एक तवील रास्ता तय करना पड़ा। वहाँ पहुँचकर उस इमारत के बारे में मालूमात हासिल करने में भी काफ़ी वक्त सरफ हो गया। जाहिर है अभी लंदन से इस कदर वाकफियत नहीं थी कि हर जगह का पता मुझे अजबर होता। जिस फ्लैट का पता बताया गया था वो बहुत खूबसूरत था। दरवाज़ा ताहिर बका ही ने खोला। जवान आदमी था और यकीनन किसी एशियाई मुल्क से ताल्लुक़ रखता था। कम अज़ कम वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता था। बाहर तौर मुझे इससे गर्ज नहीं थी। उसने मुझे सवालिया निगाहों से देखा तो मैंने उसे हमाद यमनी का हवाला दिया। उसने मुझे अंदर बुला लिया। जी फरमाइए, यमनी साहब का कोई पैगाम है? जी, आप उनसे फौरी तौर पर मिल लें, वो एक बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार हो गई हैं। ताहिर बका मुझे शुकुक व शुबहात की निगाहों से देखने लगा, लेकिन मैंने उससे और ज़्यादा कोई गुफ्तगू करना पसंद नहीं किया। मैंने उसे कहा, बस इतना ही पैगाम आपके लिए काफ़ी है बका साहब। वैसे ये मेरा पता आप रख लीजिए। अगर कभी मुझसे मुलाकात की ज़रूरत पेश आए तो आप इस पते पर मुझसे रुजू कर सकते हैं। ताहिर बका ने मेरा कार्ड अपने पास रख लिया और मैं वहाँ रुके बगैर बाहर निकल गया। बाहर तौर प्रोफेसर हमाद यमनी के साथ जो कुछ पेश आया था उसने मुझे जहनी तौर पर तो बेहद मुश्तइल कर दिया, लेकिन उन्हीं की हदायत थी कि मैं आचार्य जगराजन से किसी किस्म की टक्कर ना लूँ। वैसे भी मुझे इन तमाम चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, अगर खुद ही कोई मेरे रास्ते में आ जाए तो फिर उससे निमटना मेरा अपना काम था। काफ़ी वक्त तक जहन हमाद यमनी के सिलसिले में परेशान रहा। दूसरे दिन भी मैंने यही सोचा कि हमाद यमनी की खैरियत मालूम करने के लिए क्या किया जाए, लेकिन उनकी तरफ से जो हदायत मिली थी उन पर अमल करना भी ज़रूरी था। चुनाचे खामोश रह गया।